ये कोई एग्जाम्पल्स जो हैं वो करंट अफेयर्स की कमेंट्री के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं कि आम पब्लिक स्टोरी और लीगल फॉर्मुलेशंस में फ़र्क समझ आ सके। हम प्रोसीड करते हैं। हानिया अहमद केस में पब्लिक स्टोरी ये थी कि ये केस तो सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो चुका हुआ है डिटेल में, कि चकवाल में रॉबरी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, सीसीडी और पुलिस रिस्पांस आया, फायरिंग हुई, फैमिली व्हीकल हिट हुई, 9 साल जो हानिया अहमद है वो जान से गई, फादर और उसके ब्रदर हैं वो इंजर्ड हुए, और बाद में ऑफिशियल नैरेटिव आया कि क्रॉस फायर है या वो जो मिस्टेकन फायरिंग है या रॉबरी रिस्पांस का ये मैटर था। एफआईआर जो है वो सेक्शन 302, मेरा ख्याल है कि 4 दिनों बाद 302 का भी एंगल आया इसमें। अक्यूज कांस्टेबल है वो अरेस्ट और जुडिशियल कस्टडी वगैरह में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई, सोशल मीडिया डिबेट्स हुई, और सबसे बढ़ के कि ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड होने की वजह से इंटरनेशनल कंसर्न भी सामने आया। और साथ ही साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पोस्टमार्टम और मेडिकल लीगल्स वगैरह के मटेरियल्स में मल्टीपल फायर आर्म वॉन्ट्स वगैरह सामने आए। बाज रिपोर्ट्स 10 या 11 फायर आर्म वॉन्ट्स जो कि चेस्ट, एब्डोमेंस, थाइस, इसी तरह आर्म्स और वाइटल ऑर्गन्स तक इंजरी का जिक्र करती हैं। ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं कि क्या हुआ, किसने फायर किया, कितने फायर हुए, गाड़ी की पोजीशंस क्या थी, हानिया किस सीट पर बैठी थी, फादर और ब्रदर कैसे इंजर्ड हो गए, और इसी तरह पोस्टमार्टम का क्या कहता है, व्हीकल डैमेज क्या कहती है, सीसीटी वर्जन्स क्या है, या इंजर्ड पर्सनस का वर्जन्स क्या है, इसी तरह एफआईआर्स कब हुई और इन्वेस्टिगेशंस किसके पास रही। लेकिन एडवोकेट का माइंड यहीं नहीं रुक जाता इन लीगल फैक्ट्स पर। सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रॉस फायर कोई जो इंडिपेंडेंट लीगल डिफेंस या सेपरेट ऑफेंस तो नहीं। क्रॉस फायर एक फैक्चुअल एक्सप्रेशन है और लॉ इसे लीगल टेस्ट पर परखता है। अगर पुलिस कहती है कि क्रॉस फायर थी तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होगा कि क्या फायरिंग लॉफुल यूज ऑफ फोर्स थी, क्या ये प्राइवेट डिफेंस के फ्रेमवर्क में आती है, क्या अरेस्ट एप्रीहेंशन के दौरान फोर्स लीगली परमिसिबल थी, क्या टारगेट आइडेंटिफिकेशन हुई, क्या वार्निंग्स वगैरह दी गई, क्या मिनिमम जो फोर्स है वो इस्तेमाल हुई, और क्या पैसेंजर्स कैबन्स पर फायर करना नेसेसिटी और प्रोपोर्शनेट था, और इसी तरह क्या जो इनोसेंट पैसेंजर्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए कोई प्रिकॉशंस वगैरह लिए गए। यहाँ पीपीसी सेक्शंस 96 से लेकर 106 तक जो प्राइवेट डिफेंस के फ्रेमवर्क्स को रेलिवेंट बनाते हैं, थोड़ी सी इनकी वजाहत कर दूं, इवन दो के टाइम शॉर्ट है और ऑलरेडी हमारी डिस्कशंस लंबी हो गई है। सेक्शन 96 ऑफ पीपीसी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किए गए जो एक्ट्स हैं उनको ऑफेंस नहीं मानता। सेक्शन 97 जो ऑफ पीपीसी है वो बॉडी और प्रॉपर्टी डिफेंसेस का राइट देता है। सेक्शन 99 इन्हीं राइट्स की लिमिटेशंस भी बताता है। सेक्शन 100 डेथ काजिंग फोर्स को सीरियस जो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, ग्रीवियस हर्ट्स हैं, इसी तरह साथ ही साथ रेप और किडनैपिंग वगैरह जैसे हालात तक ले जाता है। सेक्शन 103 ऑफ पीपीसी प्रॉपर्टी डिफेंस में रॉबरी वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में जो डेथ काजिंग फोर्स के क्वेश्चंस को देखता है। लेकिन हर जगह लीगल टेस्ट यही है कि डेंजर रियल और इमिनेंट था या नहीं था, फोर्स नेसेसिटी था या नहीं थी, फोर्स प्रोपोर्शनेट थी या नहीं थी, और लिमिट्स क्रॉस हुई या नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 46 अरेस्ट के दौरान फोर्स के यूज का फ्रेमवर्क देता है। सेक्शन 46(2) ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट, रेजिस्ट या अवेट करने वाले पर्सन के खिलाफ नेसेसरी मीन्स की इजाजत भी देता है। लेकिन साथ ही साथ सेक्शन 46(3) ऑफ सीआरपीसी इसी पावर्स को अनलिमिटेड नहीं बनाता। डेथ काजिंग फोर्स हर केस में अनलॉफुल नहीं होती। इसीलिए अगर पुलिस रॉबरी रिस्पॉन्स या अरेस्ट ऑपरेशंस का प्ले ले तो भी क्वेश्चन यही होगा कि लॉफुल अथॉरिटी कहाँ है, नेसेसिटी कहाँ है, प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशंस कहाँ है, और इनोसेंट व्हीकल्स पर फायर की जो लीगल जस्टिफिकेशंस है वो कहाँ है। अगर ऑफिशियल फायरिंग नैरेटिव जो है वो मेडिकल एविडेंस, जो बुलेट ट्रेजेक्टरी है और व्हीकल डैमेज और बैलिस्टिक मैचिंग से मैच नहीं करता, तो क्वेश्चन ये बनता है
कि क्या ऑफिशियल नैरेटिव ट्रूथफुल है, क्या एफआईआर कंप्लीट है या सिलेक्टिव है, क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर है, क्या जो एविडेंस है वो प्रिजर्व हुआ, और क्या फॉल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट्स वगैरह बनाई गई, और क्या एक कांस्टेबल्स को फ्रंट पर रखकर कमांड ऑपरेशंस और सुपरवाइजरी फेलियर्स को शील्ड तो नहीं किया गया। और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट्स ने नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन दी या इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाया और एविडेंस हाइड की या ऑफेंडर को स्क्रीन करने की कोशिश की, तो फैक्ट्स के मुताबिक वो जो पीपीसी के सेक्शंस हैं 201 और इसी तरह 217, 218, 182 और 203, और मैं कह सकता हूँ कि 211 ऑफ पीपीसी एग्जामिन हो सकते हैं। मैं थोड़ी सी इनकी भी वजाहत कर दूं कि सेक्शन 201 जो है पीपीसी का, वो एविडेंस डिसअपियर करने या फॉल्स इंफॉर्मेशन से देकर ऑफेंडर्स को पनिशमेंट से बचाने से मुतालिक है। सेक्शन 217 है जो पीपीसी का, वो पब्लिक सर्वेंट्स की लॉ की डायरेक्शन डिसओबे करने से मुतालिक है, अगर इंटेंट किसी को पनिशमेंट से बचाना हो। सेक्शन 218 पब्लिक सर्वेंट्स की वो जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग्स बनाने से मुतालिक है। सेक्शन 182 और 203 जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन से मुतालिक है। और लास्ट में सेक्शन 211 जो है वो फॉल्स चार्ज के एंगल को फैक्ट्स के मुताबिक देखना है। इसी तरह पॉलिस ऑर्डर 2002 और इसी पॉलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो आर्टिकल 155 और 156 है, पॉलिस मिसकंडक्ट और अब्यूज ऑफ पॉलिस पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट हो सकते हैं। ये इंजर्ड फादर और ब्रदर इस केस के नेचुरल जो मटेरियल विटनेसेस हैं, सीआरपीसी सेक्शन 160, 161, 162, 164 विटनेसेस स्टेटमेंट्स के लीगल फ्रेमवर्क्स को रेगुलेट करते हैं। और अगर इंजर्ड पर्सन्स प्रेशर्स या हरासमेंट्स और फियर फेस कर रहा हो तो पंजाब विटनेसेस प्रोटेक्शन एक्ट वो जो 2018 का है, उसका जो प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क्स है वो भी रेलेवेंट हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां भी ये बनना चाहिए था कि क्या इंजर्ड विटनेस की स्टेटमेंट आजादाना माहौल में रिकॉर्ड हुई, क्या इन्हें प्रेशर फ्री जो प्रोटेक्शन वगैरह हैं वो मिली, क्या सीआरपीसी स्टेटमेंट 164 की जरूरत थी, क्या इन्वेस्टिगेशंस ने इंजर्ड पर्सन्स को सेंट्रल एविडेंस के तौर पर ट्रीट किया। अब जेआईटी या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस का क्वेश्चन भी इसी से निकलता है। सीआरपीसी के सेक्शन 154, 156, इसी तरह 157, 173, 174 और 176 सारे सेक्शंस जितने भी सीआरपीसी के हैं, ये एफआईआर, इन्वेस्टिगेशंस, फाइनल रिपोर्ट और अनलॉफुल या अननेचुरल जो इंक्वायरी या डेथ इंक्वायरी है, और इसी तरह साथ ही साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उनके फ्रेमवर्क्स को भी यहाँ रेलिवेंट बना देते हैं। अगर एक्यूज पुलिस या सीसीडी पर्सनल है और एविडेंस पुलिस कस्टडी में है और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस हायरार्की से मुतालिक है और इंजर्ड पर्सन या फैमिली को लोकल इन्वेस्टिगेशंस पर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बन सकते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस सेम पुलिस इकोसिस्टम में फेयर रह सकती है, क्या इंडिपेंडेंट पुलिस टीम या होम डिपार्टमेंट की जो नोटिफाइड जीआईटी है या जुडिशली मॉनिटर्ड जो मैकेनिज्म है वो फेयर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जरूरी है। अगर इन्वेस्टिगेशंस शो करे कि जो ऑफिसर्स ने नोइंगली पैसेंजर कैबिन पर फायर किया, टारगेट आइडेंटिफाई किए बगैर लीथल फायर आर्म्स वगैरह यूज किए और डेथ प्रोबेबिलिटी वाजे थी, तो सेक्शन 300 ऑफ पीपीसी जो कि कत्लेआम से रिलेवेंट है उसका टेस्ट भी यहाँ एग्जामिन हो सकता है और पनिशमेंट रूट है वो सेक्शन 302 तक जा सकता है। अगर फैक्ट्स फुल स्केल वो जो होते हैं ना सेक्शन 300 और 302 के थ्रेशोल्ड तक ना जाए तो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और इसी तरह रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से भी डेथ काज हो सकती है। और यहाँ सेक्शंस 318 और 319 जो है वो पीपीसी के वो कत्ल खता के फ्रेमवर्क्स में वो भी एग्जामिन हो सकते हैं फिर। लेकिन पुलिस फायरिंग्स में ये डिस्टिंक्शंस बहुत केयरफुली आएगी क्योंकि ट्रिगर प्रेस करना इंटेंशनल एक्ट होता है और मिस्टेक टारगेट आइडेंटिफिकेशन वगैरह में हो सकती है। लिहाजा हानिया केस में पब्लिक नरेशंस कहती है कि क्रॉस फायर हुई, 302 लग गई और ऑफिसर जो है वो जुडिशियल हो गया और इंक्वायरी हो रही है। लेकिन
लीगल माइंड ये पूछता है कि क्रॉस फायर लॉ में कहां है, प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स क्या है, सीआरपीसी में पुलिस फोर्स की हद क्या है, सेक्शन 300 या 302 ऑफ पीपीसी का कत्लेआम का टेस्ट कहां खड़ा है, जो मेडिकल वंड्स हैं, जो व्हीकल डैमेजेस हैं या बैलिस्टिक्स रिपोर्ट्स है, वो ऑफिशियल वर्जन को सपोर्ट करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इंजर्ड विटनेस की स्टेटमेंट आजादाना माहौल में रिकॉर्ड हुई या प्रेशर्स वगैरह में, एफआईआर और प्रेस नैरेटिव ट्रुथफुल हैं या सिलेक्टिव हैं, इन्वेस्टिगेशंस इसी तरह इंडिपेंडेंस है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मजमूआ है, और लायबिलिटी सिर्फ कांस्टेबल तक है या सीसीडी ऑपरेशंस कमांड और सुपरविजन और डिपार्टमेंटल हायरार्की वगैरह तक जाती है। दरअसल यही फर्क है फैक्ट नरेशंस में और क्वेश्चन ऑफ लॉ की फॉर्मुलेशंस में।